आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं हमारा डेली एनालिसिस शो जिसका नाम है पॉड खास। वो पॉडकास्ट जो खास है वो पॉड खास है। और आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका में चुनाव नतीजों के असर पर, ख़ास तौर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या असर होगा इसका, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या असर होगा जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं या जो वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन चुनाव जीत गए हैं, अगले राष्ट्रपति वही होंगे। तो क्या भारतीय छात्रों को, इंडियन स्टूडेंट्स को इस पे खुश होना चाहिए? इसी पर बात करेंगे आज पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं सुधांशु कौशिक। सुधांशु न्यूयॉर्क में रहते हैं और न्यूयॉर्क से ही हमसे जुड़े हैं अभी। और अमेरिका में भारतीय छात्रों का एक संगठन है, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुधांशु। वेलकम सुधांशु आज तक रेडियो पर। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। आपने ये मौका दिया, ये माध्यम दिया है बोलने का। और जो छात्र हैं इंडियन स्टूडेंट्स, उनकी इश्यूज के मामले में बात करने के लिए और थोड़ा सा आई थिंक लोगों को समझाने के लिए भी अभी क्या हो रहा है अमेरिका में थ्रू द लेंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। राइट। तो सुधांशु, आप पहले थोड़ा आपसे ही शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम जानते हैं, पर थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए। इंडिया में आप कहाँ से हैं और यूएस में आप कब से हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट काम करते हुए? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पे? जी, एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ, एक छोटे से गांव पूंडरी, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी भी मेरे जो मम्मी पापा हैं वो वहीं रहते हैं। और मेरा एक्चुअल जन्म यहाँ अमेरिका में ही हुआ था। पहले मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते थे। एलाबामा एक स्टेट है अमेरिका में। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में रहते थे तो आना जाना होता था। एंड जो मेरा जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो हमेशा यूथ के ऊपर और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अभी जैसे मेरी जो पढ़ाई एजुकेशन वो अमेरिका में ही हुई है और अभी मैं पढ़ाई एजुकेशन कर रहा हूँ यहाँ NYU जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। मेरी जो MBA और JD जो लॉ डिग्री कहते हैं उसके ऊपर। तो मगर जो मेरा काम है वो इंडियंस के ऊपर है, ऑब्वियसली इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, मगर यूथ के ऊपर भी मैं मेरा इंटरेस्ट है और मेरा काम है। तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट तो एक नया शब्द है, नया एक डेफिनेशन है जो आपने या दूसरे न्यूज़ वालों ने दे दिया है। मगर हाँ, लोगों के, स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमारे इंडियन छात्र हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, या भी सरकार के माध्यम से उनकी जो आवाज़ है उठानी, इन चीज़ों में मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ भी जो ये छात्र हैं उन्हें इतनी दिक्कत ना हो जब वो इतनी समय यहाँ रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा मेरी हिंदी बड़ी बुरी है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सुधांशु, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और शुरू से समझना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम आप ये समझते हुए समझाइए कि हमें कुछ मालूम नहीं है वहाँ हालात कैसे हैं। अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब उनके उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनके मेन एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या हैं इंडियन स्टूडेंट्स के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें मानना होगा अभी अमेरिका ये ऐसी डेस्टिनेशन है, एक कंट्री है जिसने स्टूडेंट्स को, छात्रों को एक्सेप्ट करा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगभग हर एक देश से, और उन्हें मौका दिया है पढ़ने का, कमाने का, सोसाइटी में प्रोडक्टिव जैसे योगदान देने का स्टूडेंट्स मौका दिया है। हम जानते हैं जैसे वीज़ा वगैरह बड़ी ट्रबल आते हैं, इश्यूज आते हैं, मगर जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं, पढ़ाई तो महंगी है यहाँ, मगर जो मौका मिलता है स्टूडेंट्स को वो हमेशा अमेरिका ने दिया है, उसे प्रमोट किया है। और जो फिर स्टूडेंट्स हैं सारी जगह से, मगर ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अमेरिका की सोसाइटी पर, अमेरिका की इकोनॉमी में अपना योगदान दिया है। अगर आप जैसे आप देखो फॉर्च्यून 500 CEO से लेकर
पॉलिटिशियन से लेकर ये सारे पहले स्टूडेंट्स ही आए थे। कोई आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट करने आया, कोई एमबीए करने आया, कोई पीएचडी करने आया, कोई अंडर ग्रेजुएट करने आया। उन्होंने जो अपनी सोसाइटी है, अपना जो करियर है, वो अमेरिका में बनाया है। तो जो हिस्ट्री है वो क्वाइट प्रोग्रेसिव, क्वाइट एक्सेप्टिंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ। राइट। क्या हुआ है पिछले ऑब्वियसली रेसिज्म हमेशा था, रेशियल इंस्टेंसेस हमेशा हुए हैं, मगर पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक मंदी तो आ रही थी हमेशा, डाउनटर्न था, इतना भी बुरा नहीं जैसे जो 2008-2009 में था, मगर हमेशा हुआ ही है। तो लोगों को क्या होता है, भी किसी को ब्लेम करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब कुछ गलत होता है तो किसी को ब्लेम करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ना कि उसे ठीक करना। तो क्या हुआ पिछले 2 सालों में, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, उनकी पॉलिसी डिसीजंस में जो छात्र हैं उन पर ब्लेम जाता गया। हाल ही रियलिटी में क्या है, ये गलत है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ये प्रूवन है, वो जो लोगों की जो जैसे जॉब्स हैं, जो वो जॉब्स नहीं लेते। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन है, यहाँ पर वाइट लोग जो हैं, वो जॉब्स नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब करने के लिए तैयार हैं। किसी के बर्तन धोना, किसी के गैस स्टेशन में करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मगर क्या हुआ पिछले 2 सालों में, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स को किसी ग्रुप को ब्लेम करने की जरूरत पड़ी, और वो सारा ब्लेम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर आप देख सकते हो रेसिस्ट टेंडेंसीज जो कहते हैं, एंड प्रेजुडिस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ होती गई। तो पहले तो हम ये सोच रहे थे ये सिर्फ जैसे है ना भी रेट्रिक, सिर्फ बोलना, सिर्फ बोलना भी बैड होता है, बट सिर्फ और सिर्फ भी बोलने में या ऐसे बस बातचीत करने में ही खिलाफ होता है। मगर पिछले 1 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस भी ऐसी ली हैं जो हम बाद में बात कर सकते हैं, वीजा के ऊपर, ओपीटी स्टेटस एक्सेट्रा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ना सिर्फ खिलाफ है, मगर उन्हें इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा भी, अभी तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं, मगर हमें इस लेंस तक ये समझना होगा भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है, वो बनती है इंडियन छात्रों से। सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स है, राइट? हाँ, सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, मगर पिछले 6 सालों से 2 से 3 लाख इंडियन छात्र हर साल आते हैं अमेरिका, हर साल। उसमें से ऑब्वियसली कितने लोग रह जाते हैं वो अलग है, मगर हर साल 2 से 3 लाख इंडियन छात्र आ रहे हैं, और वो बढ़ता जा रहा था इस अब तक। इवन डोनाल्ड ट्रंप जब जीता फिर भी बढ़ता जा रहा था, मगर पिछले साल से कम आ गया है। और अगले लोगों ने क्या है भी, अगले 5 से 6 साल तक जो इंडियन छात्र हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, और चाइनीज स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर देगी। राइट। तो अभी ना डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हुई, उस पर अपन बात करेंगे। वो मतलब वो एकदम ही एक बड़ा अलग टॉपिक है। मैं पहले थोड़ा एक इन जनरल बैकग्राउंड समझना चाहता था कि ओवरसीज स्टूडेंट्स की या इंडियन स्टूडेंट्स की जो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं पॉलिसी मेकर से। अगर मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ के पॉलिसी मेकर से क्या चाहता हूँ कि वो कैसे मुझे एक ऐसा माहौल मुहैया कराएं कि मैं आसानी से अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो वो एक्सपेक्टेशंस बेसिक क्या क्या हैं? चलो पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं भी जो भी पढ़ाई करने आते हैं यहाँ अमेरिका, वो एक ही बैकग्राउंड या सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, मगर रियलिटी अलग है। रियलिटी में ये है भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मिड सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटी से भी आ रहे हैं। ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटीज से तो आते ही हैं यहाँ अमेरिका में पढ़ने के लिए। तो जब जैसे हम कोविड के समय इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे जो फंस गए थे, लोग यही सोच रहे थे इस लेंस में, भाई ये तो अमीर लोग हैं, मगर एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जो पढ़ने आते हैं, जो स्कॉलरशिप के द्वारा आते हैं, जो लोन्स के द्वारा आते हैं, जो अपना लैंड बेच के वो आते हैं। तो जब भी हम सोचें इंडिया के छात्रों के बारे में जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं,
तो हम ये नहीं कह सकते भाई वो जनरल बैकग्राउंड एक भी सारे एक ही तो उससे आते हैं। और ये मैं इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि आपने पूछा है भी वो क्या उम्मीद लेकर आते हैं, राइट? तो कोई लोग हैं जो इसी उम्मीद से आते हैं भी हम एक वेरी सिंपल जॉब चाहते हैं, कोई सफाई करना, कोई रेस्टोरेंट में काम करना फॉर एग्जांपल। अभी के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है भी हम आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे, अगर कुछ है तो हम वापस भी भेज सकते हैं एक्सेट्रा, राइट? कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं और वापस जाना चाहते हैं, राइट? भाई सिर्फ भी हमें वो डिग्री मिल जाए और हम वापस चले जाएंगे। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, ज्यादातर ये होते हैं भी वो डिग्री के साथ एक हाई वेज, हाई इनकम अर्निंग, राइट? सो नॉट भाई जो लेबर है, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा इन जैसे चीजों में नहीं, मगर फाइनेंस, टेक, पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जो ये बड़ी हाई वेज लिविंग जॉब्स हैं, उनमें काम करना चाहते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन यही है भी हमें जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो बिना इंटरप्शन के हमें मिले। और सेकेंडली भाई जो मान लो हमारी पॉसिबिलिटी है वेज अर्निंग की, पैसे कमाने की, वेदर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक पढ़ाई के बाद उसमें कोई पॉलिसी इंटरप्शन नहीं आए भाई ओ आपको जॉब, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, आपने ग्रेड्स भी अच्छे लेकर आए, आपकी सारी टेक्निकल स्किल्स भी है, बट ओ आपका वीजा सही तरीके का नहीं है इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन हमेशा ही होती है हर एक इंडियन स्टूडेंट से, किसी बैकग्राउंड से भी, वो आपको मिले, क्योंकि आपने अगर लोन्स लिए हैं, अगर आप डॉलर में कमाना चाहते हो तो यही आपकी इच्छा होती है। तो मेन एक्सपेक्टेशन जो पॉलिसी मेकर से है वो यही होती है भाई आप हमें बिना कोई दिक्कत के जब एक तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट करी जाए, और दूसरी बात भाई जब कंप्लीट करी जाए तो अगर हमें जॉब मिलती है, ये नहीं है भी ओ जॉब 100 के 100% मिलेगी या हम चाहते हैं, मगर अगर कोई एम्प्लॉयर आपको देता है तो वीजा इश्यूज और ये जो बैरियर्स होते हैं ये ना आए। तो ये हम्म। एक्सपेक्टेशन के साथ हर एक स्टूडेंट यही चाहता है। राइट। अब थोड़ा सा ना वीजा इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। मतलब वीजा जो है एक पहेली लगता है उनको जो कभी यूएस गए नहीं या जाना भी नहीं चाहते। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप आसान करके समझा दें कि H1B क्या है, F1 क्या है, M1 वीजा क्या है, कितने तरह के स्टूडेंट्स वीजा होते हैं जो इंडियंस यूज करते हैं, और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। हाँ जी, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये है भई लोग ये कहते तो अभी अमेरिका का वीज़ा लगाना बहुत बड़ी डील है, हम्म। बट स्टूडेंट वीज़ा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। अब इंडिया में सॉरी यूएस में 2-3 तरीके के टाइप के वीज़ा होते हैं। ज़्यादातर मेन है F1 वीज़ा और J1 वीज़ा और M1 वीज़ा। M1 होता है अभी आप रिसर्च में, आप कोई स्पेसिफिक, वो बड़ी कम संख्या के होते हैं। J1 वीज़ा ऐसे होते हैं, मान लो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो इंडिया में कोई बड़ी कंपनी के साथ, तो वो आपको स्पॉन्सर करके एक एक्सटर्न इंटर्नशिप या अलग-अलग उसमें वो दे देते हैं। तो आप पढ़ाई करने के लिए नहीं, मगर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र एक्सपीरियंस के लिए आते हो उस वीज़ा पे। और जो F1 वीज़ा है, वो है मेन एजुकेशनल वीज़ा। अगर आपका कहीं भी एडमिशन होता है ढंग के स्कूल में, ऑब्वियसली अक्रेडिटेड, क्वालिफाइड, ऐसे भी होते हैं जो फेक स्कूल होते हैं, बट जो कोई भी कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन जो अक्रेडिटेड है, वहाँ पे आपको मौका देता है। तो F1 वीज़ा ले आना, स्टैम्प करवाना इतना मुश्किल नहीं है। तो ज़्यादातर जो मैं 2 से 3 लाख की जो संख्या कह रहा था, हर साल जो आते हैं, उसमें से लगभग 2 लाख F1 वीज़ा पे ही आते हैं। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा 2.5 लाख के लगभग F1 वीज़ा पे ही आते हैं। तो पहली बात तो हमारा मेन फ़ोकस इसी F1 वीज़ा पे आता है। जो F1 वीज़ा है, वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल या जब तक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं खत्म होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल की कॉलेज होती है या ग्रेजुएट स्कूल 2 साल का एक्सेट्रा। तो ये अलग-अलग वेरिएशंस होती हैं। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके आपको ये वीज़ा है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो नॉर्मल एरिया में है, आप काम नहीं कर सकते।
अगर आप काम करना चाहो तो आपको पढ़ाई फॉर एग्जांपल जैसे इंटर्नशिप लेनी है तो 3 महीने की आपको पढ़ाई आप साथ साथ नहीं कर सकते, आपको ये सर्टेन प्रोसीजर्स वगैरह करने पड़ेंगे। हर एक वीजा स्टूडेंट को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ये करना पड़ता है। दिक्कत आती है मगर फिर भी लोग इसके वर्क अराउंड कर लेते हैं क्योंकि ये कंपनीज को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए और यहाँ इतनी नहीं मिलती जैसे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिल जाती हैं, तो इसलिए वो स्पॉन्सर करती हैं एक्सेट्रा। अलग अलग रूल्स हैं भाई, आप इतना टाइम काम कर सकते हो, इतना टाइम नहीं कर सकते, इतना आवर्स स्टडी कर सकते हो, इतने नहीं कर सकते, अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। और लगभग ज्यादातर लोग दिक्कत तो आती है मगर पहले दो साल से पहले ठीक था, कर लेते थे एक्सेट्रा। अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 4-5 पॉलिसी मेजर्स आए हैं जिसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया भी, अभी अभी आया है और पता नहीं आएगा क्या नहीं, क्योंकि आपको जैसे ऑब्वियसली ट्रंप हार गया मगर फिर भी उन्होंने साइन तो कर दिया था। भाई आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का, राइट? और उसके बाद मान लो आप 4 साल की डिग्री के लिए आते हो, ठीक है, और कॉलेज के लिए 2 साल के बाद आपको फिर दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? और ये कोई गारंटी नहीं है भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। या कई लोगों में ये है भी, अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तो आपको हर सेमेस्टर या हर साल फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा उस वीजा के लिए, राइट? तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ गई। दूसरी बात, अगर कोई छात्र आता है अमेरिका में, डॉलर में आप ट्यूशन रेट देते हो हाई कभी 20,000 30,000 पर सेमेस्टर एक्सेट्रा, तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है भी, मैं अभी ये लोन लेकर ग्रेजुएट करके मुझे जॉब लेनी है फॉर एग्जांपल, और उस जॉब से भी मैं मेरे लोन्स वगैरह पे करूंगा, तो उस समय एक ये चीज होती है ओपीटी, ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये वीजा आपके F1 वीजा के साथ आती है। अच्छा। और वो कहती है 1 साल के लिए आपके वीजा के लिए F1 के बाद आप काम कर सकते हो। हम्म। आपके वीजा में ये एड इन है भी, 1 साल तक अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है आप ऐड कर सकते हो। उसके बीच में आपके जो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 60 दिन होते हैं, 60 डेज होते हैं एक जॉब लेने के लिए, और उसके बाद आप काम कर सकते हो 1 साल। अगर आप साइंस बैकग्राउंड में हो, मान लो कंप्यूटर साइंस, साइंस एक्सेट्रा, टेक्निकल ट्रेनिंग इसमें वीजा, तो आपको 2 और साल मिल जाते हैं। मीनिंग भाई, अगर आप F1 वीजा पे आते हो और साइंस मेजर है या कोई बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है उसमें आप जा रहे हो, तो आपको 3 साल मिलते हैं काम करने के लिए टिपिकली एक F1 वीजा पर या अमेरिका में। उन 3 सालों में आप पता नहीं क्या क्या हाँ कर करके, सकते हो हाँ एक्सेट्रा। मतलब लोन भी चुका सकते हो, थोड़ा सेव भी कर सकते हो। हाँ जी। और बेसिकली ये कैलकुलेशन के साथ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते थे, उम्मीद रखकर आते थे भी हम ये करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्वियसली ये F1 वाला तो बड़ा डिफिकल्ट करा, उसके बाद उन्होंने क्या करा भी, ओपीटी स्टेटस सिर्फ जब मिल सकती है एक सर्टेन सैलरी पर। मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी एरिया में काम करना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो यहाँ पे बिग टेक फर्म्स आपको $70,000 $80,000 का पैकेज दे देते हैं, राइट, पर ईयर। अब क्या उन्होंने रूल्स लेकर आए हैं भी, अ सर्टेन लेवल, अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल 50,000 या 60,000, अभी मेन रूल्स आए नहीं तो हमें पता नहीं भी एग्जैक्टली, मगर मैं आपको बस जेनेरिक वो दे रहा हूँ भी 50-60,000 की सैलरी कैप है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको वो ओपीटी एक्सटेंशन या ओपीटी नहीं मिलेगा, अगर उससे कम है तो मे बी आपको मिल सकता है। या आपको एक सर्टेन लेवल फॉर एग्जांपल अबव भी है भी, एम्प्लॉयर्स आपको फॉर एग्जांपल 80,000 दे सकता है। अगर 80,000 से कम आपकी सैलरी है तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। अब आप खुद बताएं कुलदीप जी, एम्प्लॉयर आपको, मान लो आपकी जो बैकग्राउंड है, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को वो 65,000 दे सकते हैं, ठीक है, जो जॉब है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 80,000 का क्यों देंगे सैलरी? 15,000 का नुकसान क्यों उठाएंगे बिना बात, राइट? तो ये इन अ वे डिस्क्रिमिनेशन है, प्रायोरिटाइजेशन है डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए,
एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनेशनल छात्र। तो ये तो 2 कारण थे और अलग-अलग तरीके क्या हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाए एक हैं। तो मुझे अभी याद आता है, अब वो हालाँकि बाद में वापस ले लिया, उसमें आप बाकी चीज़ें और जोड़िएगा इसमें। जुलाई में ये हुआ था कि उन्होंने ये आदेश दिया था कि हुँ, ऑनलाइन पढ़ाई जिन कोर्सेज़ की हो रही थी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उन कोर्सेज़ के ओवरसीज़ स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसल कर दिया था, और हालाँकि बाद में कोर्ट-वोर्ट गया शायद मामला, और फैसला उन्होंने वापस ले लिया। तो और कौन से एजुकेशन से जुड़े कौन से गूफ अप्स आपकी नज़र में हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में? नो आई मीन ये सबसे बड़ा goof up था। सबसे बड़ा दिक्कत की मामले थे क्योंकि हम जैसे प्रोएक्टिवली इस मामले में काम कर रहे थे और हमने सोचा था भी जो इंडियन सरकार है वो भी ये मुद्दा उठाएगी, मगर उन्होंने उठाया नहीं था उस समय। बट जो वीज़ा था कैंसलेशन नहीं हुआ था, उसमें ये हुआ था कि आप अमेरिका में एंटर नहीं कर सकते। अगर एंटर कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इन पर्सन क्लास है जो हो रही है उसी के लिए हो सकते हैं। और आपको पता ही है कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से हर एक हाँ, कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक स्कूल ऑनलाइन चला गया है। तो राइट। ये बड़ा डिस्ट्रप्शन था। अगर हम यहाँ अमेरिका में नहीं हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? इंटर्नशिप्स कैसे लेंगे? इंडिया में बैठकर अमेरिकन टाइम ज़ोन में कैसे क्लासेस लेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें थी। और वही बात थी भी क्योंकि कोर्ट ऑर्डर हुआ, उन्होंने वापस ले लिया। तो एक तो ये बहुत बड़ा इश्यू था जो हो रहा था। अलग-अलग जैसे अभी भी हैरानी की बात है, भी जब कैंपेन हार रहा था October 30th, October 26th, right? So हुँ, only weeks ago, one and a half weeks ago, जब भी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सर्विसेज और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यहाँ का अमेरिका का उन्होंने नई लेजिस्लेशन नए रूल्स लेकर आए जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका आना उनकी जॉब लेना मुश्किल बना रहा था। तो ये एट द लास्ट मिनट लास्ट माइल में हार रहा है नहीं हार रहा है, इन्होंने इतनी कोशिश की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत देने की, डिफिकल्ट बनाने की उनकी लाइफ। और बात ये है भी लोग ये तो सोच रहे हैं भी बाइडेन जीत गया, ट्रम्प हार गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आपको ये समझना होगा भी जनवरी 19 तक ट्रम्प की सरकार है। मीनिंग हुँ, जो भी रूल्स लेजिस्लेशंस हैं वो 19 जनवरी तक लागू हैं। और उसके बाद जो भी पॉलिसीज, मगर उन्होंने जो पॉलिसीज ऑलरेडी बदल गई हैं, राइट, या बदलने की बीच में है। तो इसलिए हमें ये डर है भी जो ये नए रूल्स लेजिस्लेशंस हैं ये हमें ये रह ना जाए जो इन्होंने सोच रखा है, जो ये प्रोग्रेस में है। और ये जो ओपीटी स्टेटस एक्सेट्रा कहीं ये ना होए भी अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक यही रूल्स रहें। और आप ये सोचोगे भी 1 साल कम होता है, हो जाएगा। बट आप ये भी देखो भी जो इन स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने लैक्स ऑफ डॉलर्स खर्चे पढ़ाई के लिए, उन्हें नौकरी ना मिलने, उनकी लाइफ तो पूरी खराब होगी, जो उन्होंने हुँ। 4-5 साल यहाँ लगाए, या जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने की कोशिश करी, लोन उठाया, कोई ज़मीन बेची एक्सेट्रा, और अब वो आ नहीं पाएँगे। उनकी लाइफ तो पूरी खराब होगी बिकॉज़ ऑफ अदर रीज़न्स। तो इसलिए हमें इन इन एक्टिवली इन बातों में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार, और हमें ये भी नहीं पता भी अगले अगले 2 महीने तक 2 महीने तो हैं उनके भी, और क्या होएगा, राइट? ये थोड़ी-सी कंसर्निंग बात है। भी उन्होंने अब तो जो कुछ करना था कर दिया, मगर अभी भी 2 महीने उनकी सरकार है, तो क्या-क्या कर सकते हैं? तो 2 अ महीने में बहुत रायता फैल सकता है। हाँ जी। और दूसरी बात ये भी अभी तक भी जो आप दिल्ली में बैठे होंगे, जहाँ तक मेरा मेरा ख़्याल है, तो जो बिल्कुल। एम्बेसीज़ हैं, यूएस एम्बेसीज़, वो ज़्यादातर अब तक बंद ही हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अभी भी एक पिटीशन चल रहा है, ऑनलाइन वायरल हो रहा है। भी आपने एडमिशन तो दे दिया, मगर आपकी एम्बेसीज़ हमें इंटरव्यू दे नहीं रही। वो कहते हैं भी हुँ, कोविड की वजह से, इसकी वजह से, मगर दूसरी सारी एम्बेसीज़ तो दे रही हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड एक्सेट्रा इंटरव्यूज़ दे रही हैं। तो लोगों ने एडमिशन ले लिया, लोगों ने फीस भर दी, और अब तक यूएस एम्बेसीज़ इंटरव्यू नहीं दे रही। और एक वायरल पिटीशन चल रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं, "भई ये क्या, आई मीन इसका क्या कारण है, क्या नहीं है?" अभी अब कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह सब कुछ खुल रहा है, लॉकडाउन तो ओवर हो लिया, भई आपने हुँ। क्यों बंद रखे हुए हैं? तो ये अलग-अलग छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं जो बड़े लेवल पर डैमेज कर देती हैं। एक चीज़ और बताइए सुधांशु, आप वहीं रहते हैं न्यूयॉर्क में, ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, मतलब मुझे मालूम है कि डोनाल्ड ट्रम्प
के जाने से थोड़ी उम्मीदें बंधी होंगी, बढ़ी होंगी इंडियन स्टूडेंट्स की। हालाँकि आपकी अभी अपनी चिंताएँ भी हैं, जनवरी तक क्या होगा और जनवरी के बाद भी ऐसा ना हो कि कहीं ये लेजिस्लेशंस रह जाएँ जो बाइडेन गवर्नमेंट में भी। इन सब के अलावा जो ये कैंपेन था, इलेक्शन कैंपेन दोनों कैंडिडेट्स का, उसमें क्या इंडियन डायस्पोरा के स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया किसी तरीके से? क्या इस इलेक्शन में कभी ये कोई मुद्दा बना इस बार? जी, पहली बात, इंडियन स्टूडेंट्स डायरेक्टली तो नहीं, मगर जो इंटरनेशनल छात्र हैं, उन्हें मुद्दा बनाया गया। पहली बात, मैंने भी ये पहले जैसे कहा था, अम, मैं पूरी लाइफ मैंने यहाँ अमेरिका में पॉलिटिकल कैंपेन्स देखी हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की समय से लेकर, और जो मैंने बात भी करी है, जो पहले 80s 90s से जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो अब यहाँ इंडियन सिटीजन बन गए एक्सेट्रा, उनसे भी बातचीत करी। मगर पहली बार हमें हमें ये देखने को मिला भी जो इंटरनेशनल छात्र हैं, वो एक टारगेट, जो मैं पहली बात कर रहा था, वो टारगेट बन चुके थे। ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, सोशल इश्यूज की वजह से, मगर उन्हें एक टारगेट बनाया गया अलोंग विद अदर रेशियल ग्रुप्स। तो ऑब्वियसली जो डीमोरलाइजेशन होती है, एक्सेप्टेंस, अनवेलकम फील होना, तो आपको पर्सनली टारगेट करना, एक अफेक्ट तो पड़ता ही है, इम्पैक्ट होता ही है। इस इलेक्शन में क्या हुआ, भी ये टारगेट होकर, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो सेकंड बिगेस्ट है और सारी जगह फैली हुई है। आप ये देखो भी रूरल एरियाज में, कैंसस, कोलोराडो, अलाबामा, मैं खुद अलाबामा में पैदा हुआ हूँ, तो ये सारी जगह फैली हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या, तो उन्हें आसानी होती है टारगेट करना, राइट, रूरल एरिया में। तो हमें ये देखने को मिला भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली इंडियन छात्र थे, उन्हें टारगेट करना ज़्यादा आसान था, स्पेशली इन ये जो इलेक्शन साइकिल हो रही थी। और अभी तो पता चलेगा अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है भी अब फिर भी कॉन्फ्लिक्ट तो है, इलेक्शन तो हो चुका है, मगर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। बट ज़्यादातर हमें ये देखने को मिला, क्योंकि उनकी पॉलिसीज एंटी स्टूडेंट्स रही हैं, एंटी इमिग्रेंट रही हैं, एंटी डाइवर्सिटी रही हैं, तो हमें ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वोट नहीं दे सकते, मगर फिर भी योगदान तो होता है, वो ज़्यादातर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अलग अलग सर्वेज भी आए होंगे, आपने देखा होगा कुलदीप जी, जो 70-80% कह रहे थे भी एक तरफा था। 70 से लेके 80% तक जो इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन वाइज, स्टूडेंट वाइज, मोर सूटेबल हैं, और जो इन्वायरमेंट वो क्रिएट करते हैं वो है वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो स्टेटिस्टिकली बोलूं, डाटा के हिसाब से, या रिटोरिकली जो हमने एनेक्डोटली देखा है, बातचीत करी है, लोगों ने आगे आए हैं, तो दोनों तरफ से यही है भी, ओवरवेलमिंग सपोर्ट, ज्यादातर एक तरफा सपोर्ट था बाइडेन और डेमोक्रेट्स के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा। क्या ऐसा तो नहीं, मतलब एक चीज़ और कि मतलब हम एक किसी से हमारे जानने वाले हैं, यूएसए में ही रहते हैं और उनसे बात हो रही थी, यहीं इंडियन सिटीज़न है वो, और उन्होंने एक बात कही कि वो इंडियंस जो अब यूएस सिटीज़न बन चुके हैं, वो तो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो स्टूडेंट हैं या जो अभी सिटीज़नशिप नहीं मिली है जिन्हें, वो बाइडेन के साथ हैं। तो मैं थोड़ा-सा इसी से जुड़ा, मुझे मालूम नहीं इसमें कितना सच है, आप बताइएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिन इश्यूज़ पे काम करते हैं वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से जुड़े हुए, उसमें आपको जो अ, वहाँ के इंडियंस जो हैं, जो यूएस सिटीज़न हो चुके हैं अब, जिनको सिटीज़नशिप मिल गई है, उनकी ओर से आपको सपोर्ट मिलता है क्या? नहीं, 100%, आई थिंक, लुक, आप कहीं भी देखो, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा, मेरे विचार आपके विचार से कहीं ना कहीं तो अलग होंगे, और ये तो नहीं है भी 100% आप ये भी देखो भी, ओवर 3 मिलियन इंडियन अमेरिकन या इंडिया में, सॉरी, अमेरिका में है, राइट। तो उनमें से 10-20% भी दूसरे ख्याल के होंगे, सोचेंगे भी ये बेटर है, वो नहीं है, तो 100% आपको, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा, मगर अलग विचार के, अलग सोच के मिलेंगे। मगर जो मेजॉरिटी है, 70-80%, और ये मैं सिर्फ 70-80% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, लोगों ने सर्वे किए हैं, एकेडमिक्स ने, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने,
ये सर्वे किए हैं, उनके सर्वे के मुताबिक ये आया है भी 70 से लेकर 80% तक लोग बाइडेन और ट्रम्प डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। जो लोग मैंने दो चीजें देखी हैं भाई, जो लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं वो तो प्योरली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स कट्स एक्सेट्रा। मगर आप ये भी सोचो भी जो लोगों को टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, जो लोग हम सोचें भी उनको, उनकी इनकम वो इतने नहीं है भी हाँ उनकी 20,000 30,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख की संख्या होगी, वो बड़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो लोग $400,000 से ज्यादा कमाते हैं पर साल, वो ज्यादातर ट्रम्प को, ज्यादातर एज इन मेजोरिटी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको टैक्स कट्स मिलते हैं, टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। प्योरली इकोनॉमिक रीजंस, और कोई वो नहीं था। या ऐसे भी लोग हैं जो ब्रेन वॉश हुए हैं। मैं जानता हूँ एलाबामा में, जो बाइबल बेल्ट मानी जाती है, प्योरली रेड रिपब्लिकन स्टेट है, वहां पे भी मेरे जानकार हैं जिन्होंने ट्रम्प को वोट करा है, और कारण उनका यही था भी वो ब्रेन वॉश हो गए हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है, वो है। तो ये नहीं अभी नहीं किसी ने नहीं वोट करा है, बट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग 70 से 80% एक तरफा ही होता है ट्रम्प की वजह से। तो ये क्लेरिफिकेशन करनी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार हम ये भूल जाते हैं भी सारा एक तरफा है, वैसे तो है नहीं। एंड या कारण अलग अलग होते हैं, मगर ज्यादातर इसी कारण की वजह से ट्रम्प को सपोर्ट मिली थी, इकोनॉमिक रीजंस। और एंटी ट्रम्प वोट इसलिए है क्योंकि एक तो बात उन्होंने कोविड को बिल्कुल बुरी तरह से संभाला है, और दूसरी बात यही है भी जो एंटी इमिग्रेंट फीलिंग है, एंटी स्टूडेंट है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा भी ओ आप सिटीजन बन गए हो तो आप उनको नहीं वोट करोगे, आप ज्यादातर ट्रम्प की, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली बहुत बड़ी सपोर्ट जो वही 70 से 80% वो सारे इंडियन अमेरिकन ही हैं जो वोट करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं पूछा ना भी स्टूडेंट्स है उससे, उन्होंने डायरेक्टली इंडियन अमेरिकन से ही बात करी है, और उसमें से 70 से 80% तक उन्होंने बाइडेन को वोट दिया। राइट। और कमला हैरिस का एंगल भी था। सुधांशु, अब आप मिले हैं, रोज तो आप हमसे मिलेंगे नहीं, तो थोड़ी सी बात इस इलेक्शन के अलावा भी करना चाहते हैं। वो ये कि जैसे अभी अमेरिका में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इन जनरल वो किस तरह के इश्यूज का सामना करते हैं? बड़ी आबादी है एशियंस की अमेरिका में, इंडियंस बहुत रहते हैं। किस तरह के इश्यूज आते हैं? पॉलिसी के लेवल पे तो हमने बात की है, लेजिस्लेशन और वीजा इश्यूज पे बात की है, पर थोड़ा सोसाइटी के अराउंड समझना चाहते हैं कि अभी वहाँ पे इतना बड़ा एंटी रेसिज्म मूवमेंट चला, उसके आपने शुरू में हल्का सा जिक्र किया। हाउ गुड और हाउ बैड इज इट टू बी एन इंडियन स्टूडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? देखिए, बात ये है भी आप किसी देश में जाओ, जो अपना देश नहीं है, किसी भी देश में जाओ, तो आपको एंटी सेंटिमेंट्स मिलेंगे, राइट? आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, बहुत 5-6 साल पहले एंटी इमिग्रेंट विचारों की वजह से एक्सेट्रा मिलते थे। तो एक बुरी बात यह है भी एक एक्सपेक्टेशन ही बन जाती है। जैसे मैं भी मेरी मम्मी पापा से बात करता हूँ, तो हमेशा उनको चिंता रहती है भी कोई ज्यादा वो मत करियो, पॉलिटिक्स में इतने बात ना करियो कोई वो, क्योंकि हम एलाबामा में पढ़ते थे तो रेसिज्म एक डेली अकोरेंस बन गया था। मैं आपके पॉडकास्ट में तो नहीं बोल सकता भी क्या क्या चीजें मुझे बोला गया, राइट? क्या क्या मुझे सुनना पड़ा उस टाइम में, मगर ये एक आई गेस अकस्टम हो जाते हैं हम रेसिज्म को, या अमेरिका में अगर हम यहाँ रहते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है इवन रूरल एरियाज में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज आप जैसे न्यूयॉर्क देखो, एलए देखो, बड़ी बड़ी सिटीज में वो इतना बैड नहीं है। बट वही बात है, सिर्फ अमेरिका सिर्फ न्यूयॉर्क और एलए तो है नहीं, हर एक इंडियन स्टूडेंट्स सारी जगह फैले हुए हैं। तो सोसाइटली हमेशा एक टेंशन होती है, एक इश्यू होता है भाई हम कैसे अकोमोडेट करे जाएं, एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये भी होता है भी अगर मान लो आप न्यूयॉर्क एलए के आउटसाइड रहते हो, राइट, रूरल एरियाज में, तो लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, राइट? लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता भी इंडिया कहाँ है, कौन है, एक्सेट्रा। तो इसलिए वो जैसे मैं एलाबामा में पैदा हुआ, तो पहली बात तो लोग यही होते थे भी इंडिया है क्या। उन्होंने सिर्फ इंडिया, एक कार्टून था यहाँ सिम्पसन्स, और वहां पे एक कैरेक्टर होता था अप्पू, और इंडियंस का मजाक उड़ाना इंडियन एक्सेंट्स में। उनका इंडिया लगभग वहां शुरू होता था और वहीं खत्म हो जाता था। भाई आप गैस स्टेशन में काम करते हो, आपके फोरहेड में आपके एक तिलक लगा हुआ है, बस ये इंडिया है, और इंडियन एक्सेंट से और कड़ी खाते हो।
कड़ी एज़ इन हुँ, वो वाली कड़ी नहीं, सब कुछ कड़ी। हाँ, हाँ। तो ज़्यादातर लोगों के लिए इंडिया वहाँ शुरू होता है, वहाँ खत्म होता है। तो वहाँ ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना है, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना है, ऐसे एनवायरनमेंट में अकोमोडेट करना ऑब्वियसली मुश्किल होता ही है, राइट? हुँ, तो इसलिए ये दिक्कत सोसाइटली हमेशा आती हैं और ये कोई नए प्रेज़िडेंट से ठीक नहीं होंगी। ये तो एक समाज है, समाज को बदलना होगा, प्रोग्रेस करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये नहीं है अभी बाइडेन आ गए या ट्रम्प आ गए, समाज एकदम से बदल गया। हाँ, वही बात है, अभी पॉलिसीज़ एक्सेप्टेंस हो सकती है, थोड़ा-सा रेटरिक कम हो सकता है, हेट्रेड कम हो सकती है, बट वो अनअवेयरनेस, अनएजुकेटेडनेस, मज़ाक उड़ाना, रेसिज़्म, वो तो बंद होएगा नहीं एक इलेक्शन के साथ। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा कि आपने हल्का-सा ज़िक्र किया, उस पे थोड़ा-सा और एम्फेसिस करके थोड़ा और समझना चाहते हैं कि वहाँ की जो रूरल सोसाइटी है, वो अर्बन सिटीज़ से या वहाँ के जो मेट्रो सिटीज़ से, वो किस तरह से अलग है? क्योंकि हम ये यहाँ से सुनते हैं कि हर जगह नहीं, पर ज़्यादातर जगहों पे, रूरल जगहों पे जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो ट्रम्प सपोर्टर या रिपब्लिकन सपोर्ट, जैसे आपने कहा अलबामा रेड स्टेट कहा जाता है, रिपब्लिकन सपोर्ट करता है। सोसाइटी में डिफरेंसेस क्या हैं रूरल और अर्बन का? देखिए पहली बात तो यही एक्सेप्टेंस की जो मैं बात कर रहा था, अवेयरनेस। भई इंडिया क्या है? इंडियन कौन है? अम, उनकी बैकग्राउंड क्या है एक्सेट्रा। तो अर्बन सिटीज़ में तो एक तो ये होता है अभी जो लोग हैं वो आपको एक्सेप्टिंग मिलेंगे, नॉलेजेबल मिलेंगे और पता होगा भी इंडिया क्या है, नहीं क्या नहीं है। दूसरी बात ये है भई जैसे आप अमेरिका आते हो, तो एक ऑब्वियसली एक आप जो आप आए हो, देश छोड़कर आए हो, मगर हमेशा एक लॉन्गिंग होती है भई वापस जाने की या अपने खुद कम्युनिटी मेंबर से मिलने की, इंडियन फूड खाने की अगर आप नहीं बना सकते, इंडियन मूवीज़ देखने की एक्सेट्रा जो होती है। तो बड़े शहरों में आपको वो मिल जाती है। जैसे मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो आपने जर्सी सिटी का नाम सुना होगा। हुँ, तो वहाँ पे लिटरली थिएटर में इंडियन मूवीज़ चलती हैं। पूरी स्ट्रीट्स की स्ट्रीट्स इंडियन रेस्टोरेंट्स से भरी हुई हैं। आप एक टाइप ऑफ आटा चाहिए आपको या आपको ये पूजा का सामान चाहिए, आपको हवन करना, हर एक चीज़ आपको सब कुछ मिल सकती है और कम्युनिटी इतनी सारी इंडियंस की है, राइट? तो इन बड़ी सिटीज़ में जो इंडियन कम्युनिटी बना रखी है, जो कन्वीनियंसेस हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। रूरल एरिया में आपको वही मिलेगा आपको एज़ इन लोग जो जानते नहीं, पहचानते नहीं भी इंडिया क्या है, नहीं है। खाना अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी अम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी-सी बात है, ज़्यादा रिलिजन के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, मगर यहाँ न्यूयॉर्क में इंडियन सेंट्रिक मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद पता नहीं 20, 30, 40 होंगे मेरे 4, 5, 6 मील के रेडियस में। ओके। अम, और अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओ, तो आपको सिर्फ़ भई आपके खुद के जो गणेश जी हैं, वो ही आप दे सकते हो, मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा कहीं मिलेगा नहीं। तो ये छोटी-सी चीज़ें होती हैं, जो आपको एक्सपीरियंसेस बना देती हैं, जो भी आपको घर की याद दिला देती हैं, जब आप मिस करो और ऑब्वियसली ओवरऑल जो हमने बात करी थी सोसाइटल एक्सेप्टेंस की, वो तो अलग से ही एक वो है और जो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी होती है शहर में आकर ऑब्वियसली आपके पास जो स्किल्स हैं आपकी टेक्निकल, फाइनेंशियल जो भी हैं, वो उनका ज़्यादा लाभ एक बड़े शहर में होता है, ना कि रूरल एरिया में। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच सुधांशु कौशिक, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और नई चीज़ें जानने को मिली जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, वो भी और अमेरिकन सोसाइटी के बारे में भी। आज तक रेडियो को आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने सुना और बस मैं यही कहना चाहूँगा अभी जो हमारे जो इंडियन सिटीज़न्स हैं, इंडिया में हैं, सुन रहे हैं, आप प्लीज़ आप इस बारे में भी सोचना भी जो इम्पैक्ट इस इलेक्शन का है, वो ज़्यादातर जो हमारे इंडियंस हैं उनके ऊपर होएगा। स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे यंग लोग हैं। तो आप उनकी लेंस से देखना, ना कि सिर्फ़ भई आपको कौन पसंद है, कौन बैड है, कौन बुरा है। भई जो इंडियंस यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी? जो भी प्रेज़िडेंशियल कैंडिडेट आता है, जो जीतता है, जो हारता है एक्सेट्रा।
तो उसकी लेंस से सोचना बड़ा ज़रूरी है एंड आई होप भी अगर आप उस लेंस से सोचोगे तो आपको लगेगा भी हाँ, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आना, कमला हैरिस का जीतना तो एक बड़ा लाभ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सुधांशु। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। मेरा नाम कुलदीप मिश्र। फिर मिलते हैं। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।